नमस्कार। बजट की इस महा कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। जी हां, बजट 2024 ग्रोथ की उड़ान। क्या ग्रोथ की उड़ान इस बार की बजट ये सुनिश्चित करेगा? बजट में क्या बड़े बदलाव होंगे? किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? और बाजार है बजट से पहले सतर्क। 24,800 के ऊपर का रिकॉर्ड बनाने के बाद 24,500 के आसपास बाजार आ गया है। कॉशियस साफ साफ दिख रहा है बाजार इस वक्त, लेकिन आपकी पक्की रणनीति आज हम करवाएंगे। पूरे दिन भर ट्रेडिंग अखाड़ा भी सजेगा और ईटीनॉ स्वदेश पर होगा एक्सपर्ट का बड़ा बजट को डीकोड करने के लिए और आपको बजट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए, ताकि आप भी देश के साथ साथ ग्रोथ की उड़ान बाजार में आप भर सकें। और ये सुनिश्चित करेंगे आज हम। तो तमाम चीजें हैं, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजरें होंगी, जिसमें कि हाउसिंग है, इंफ्रा है, एमएसएमई है। इसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर से महिलाएं हैं, टैक्स पेयर्स हैं, सबकी कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। बजट उन उम्मीदों को कितना पूरा करेगा? वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या निकलेगा? क्या अंतरिम बजट में जो कुछ ऐलान हुए थे इंफ्रा कैपेक्स को लेकर, क्या सरकार उसी पर टिके रहेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। और इसके अलावा रेलवे बजट की हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार वहां पर कुछ बड़े ऐलान करने वाली है। और निश्चित तौर पर जो रेलवे वाले शेयर हैं, हम देख रहे थे कि लगातार तेजी दिखा भी रहे थे, उन पर भी हमारी खास फोकस बनी रहेगी। इसके अलावा टैक्स पेयर्स, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि स्लैब में कोई चीज रीजिंग हो, जो भी एक्शन से उसको सरकार शायद बढ़ाए, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। तो पूरा का पूरा दिन एक्शन पैक्ड है और हमारे तमाम सहयोगी, तमाम एक्सपर्ट आपके लिए तैयार हैं और आपकी हम पक्की वाली प्लानिंग करेंगी। ग्लोबल एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। एफआईज का मूड क्या है, क्योंकि बजट से पहले हम देख रहे हैं कि फिर से बाइंग के मूड में एफआईज आ गए हैं। बजट में वो क्या मान के चल रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये जरूर देखने वाली चीज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एफएनओ पे एक टैक्सेशन वाला जो मुद्दा है वो भी फोकस में रहेगा और उसके चलते हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच जरूर है। क्योंकि अगर रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि चरम पर पहुंच गई थी, डीमेट अकाउंट करीब 16 करोड़ है देश में, क्या उनको कर्ब करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए सरकार कोई फैसला लेगी? ये तमाम चीजें होंगी और इन तमाम चीजों पर आज हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। और बजट से पहले या फिर बजट के बाद, यानी कि 11 बजे से पहले और 11 बजे के बाद की बिल्कुल अलग अलग रणनीति हम आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी तैयार हैं, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं, उनका एक बार जरा वेलकम कर लेते हैं और उसके बाद हम शो की आगे शुरुआत करेंगे। आप देखिए, ये तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे, आज चार्ट के चैंपियन होंगे, आज ट्रेडिंग अखाड़े में भी हमारे एक्सपर्ट्स उतरेंगे और उनके जरिए बाजार को न सिर्फ हम डिकोड करेंगे, न सिर्फ हम लेवल्स की पड़ताल करेंगे आपकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, बल्कि जो भी ट्रेड्स बन सकते हैं, जहां पर भी कमाई हो सकती है, वो सारा कुछ हम कमाई सुनिश्चित करेंगे। तो शरद तैयार हैं, अशेषा तैयार हैं, इसके अलावा संतोष राव हमारे ग्लोबल एक्सपर्ट तैयार हैं और इसके अलावा हमारे साथ गौरव जवलकर, ये हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं। ये हमारे एक्सपर्ट और हमारे सहयोगी तैयार हैं आपको बजट के बारे में गाइड करने के लिए। लेकिन जरा एक काम करते हैं, इनके पास जाएंगे, खबरें समझेंगे, रिजल्ट जो आए हैं वो भी समझेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे आज सुबह से लेकर पूरे दिन भर। लेकिन जरा ये देख लेते हैं कि बजट में इस बार जो बड़ा फोकस होगा वो कहां पर रहने वाला होगा। 10 बड़ी बातें सबसे पहले लेकर आएंगे और उसके बाद आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहली चीज, वित्तीय घाटे के आंकड़े पर नजर रहेगी। इंटरिम बजट में 5.1% का लक्ष्य था, क्या सरकार उसमें कोई बदलाव करती है, क्या लक्ष्य को घटाती है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। नए बोरोविंग प्लान पर नजर रहेगी। बाजार को इसमें बदलाव की उम्मीद है, लेकिन रिकॉर्ड कैपेक्स संभव है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया गया था इंटरिम बजट में, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और चीज, चूंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, कई सारे सहयोगी दल हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, तो सहयोगी दलों का खास ख्याल रहेगा। खास तौर से अगर हम टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में, और बिहार में जेडीयू की बात करें, तो उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और नई योजनाओं का ऐलान संभव है। किसानों पर खास फोकस रहेगा और ये बार बार सरकार रिट्रीट करती है। पीएम मोदी की प्रतिबद्धता भी है कि नहीं, किसानों पर, गांवों पर फोकस रहेगा। पीएम किसान निधि की रकम बढ़ सकती है, ये हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को भी
खुश करने की सरकार कोशिश करेगी, उनके लिए कुछ खास स्कीमों का ऐलान किया जा सकता है। पीएसयूज पर फोकस रहेगा। हमने देखा है कि पीएसयूज ने बड़ी रैली दिखाई है बजट से पहले, हालांकि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन पीएसयूज के प्रदर्शन को सुधारने को लेकर फोकस किया जा सकता है और प्राइवेटाइजेशन के बजाय पीएसयूज को मजबूत करने पर सरकार का फोकस हो सकता है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद है। स्लैब में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और स्लैब के साथ साथ हम देखेंगे कि शायद जो डिडक्शंस हो उसको भी बढ़ाया जाए और नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने को लेकर सरकार ऐलान कुछ कर सकती है। जो सेक्टर फोकस में रहेंगे उसमें हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, टेक्सटाइल, एमएसएमई, ये कुछ सेक्टर है जिसमें मान के चलिए कि सरकार कुछ बड़े ऐलान जरूर करेगी। तो इसके इर्द गिर्द ही आज का बजट रहेगा। लेकिन दिल्ली स्टूडियो से हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी तैयार हैं और पूजा के पास चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कार्रवाई और आज का पूरा सिलसिला। खबरें, रिपोर्ट्स, आंकड़े, सब कुछ होगा आज बजट के दिन ईटी नाउ स्वदेश पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और आज बड़ा दिन है, बस 11 बजे वित्त मंत्री आज नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिससे जुड़े बड़े घोषणाएं हो सकती हैं। प्री बजट डिस्कशन हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त ग्लोबल वॉइस समझाने के लिए एफआईएस के सेंटिमेंट्स हैं, इस पर बात करने के लिए संतोष राव जुड़ चुके हैं, पार्टनर मैनहट्टन वेंचर पार्टनर से, और बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। एफआईएस का सेंटिमेंट कैसा लग रहा है इस वक्त आपको, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 6 दिनों से एफआईएस काफी बुलिश नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों में करीब 18,400 करोड़ की खरीदारी वो कर चुके हैं। तो थोड़ा पल्स समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ सुनना चाहेगा इस बार एफआई इन्वेस्टर इस बार के बजट से? नहीं, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इंडिया एग्जीक्यूट करे अपने पूरे पोटेंशियल पे। आई थिंक 8% ग्रोथ है, सब दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन। एंड अगर इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फॉलो थ्रू नहीं होता है। तो आई थिंक if they can continue and execute, I think growth चाहिए सबको। and if India can maintain that, I think that will be the best, or FII definitely will come there, because India एक bright spot है इस global economy में। and I think if they can deliver on the growth potential and growth outlook, I think that will be good. संतोष जी, क्या क्या पैमाने, क्या क्या फैक्टर्स आप वॉच करेंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, ये बजट काफी अच्छा था? नहीं, वही देखिए कैसा, कितना डेट डेफिसिट स्पेंडिंग कितना होगा, और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट चल रही है, कहाँ कहाँ फोकस रहेगा। आई थिंक इतने डिटेल से तो मैं देखता नहीं हूँ, बट ओवरऑल आई थिंक इफ दे कैन शो कि है शायद वो डिफेंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ केयर में हो, एंड जो कुछ भी हो इन्फ्लेशनरी ना हो, बट इट शुड बी लाइक वेरी बैलेंस्ड ग्रोथ। नॉट टू मच डेफिसिट स्पेंडिंग नहीं चाहिए, डेट टू जीडीपी इन कंट्रोल चाहिए। सो वो सब आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स विल बी लुकिंग एट ऑल दैट। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो क्राइटेरिया अगर वो मेंटेन करें ठीक, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर्स में क्या है, मैं इतने डीप तो नहीं जाता हूं, पर आई थिंक ग्लोबल मार्केट को चाहिए कि hey, इंडिया ग्रोथ हो, 8% टारगेट पे, बी ऑन द ट्रैक टू 8% ग्रोथ, एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। संतोष जी, फरवरी में जब सरकार ने बजट पेश किया था, बहुमत की सरकार थी, एक अंतरिम बजट जब आया था, तो कमेंट्री उस हिसाब से वो दे रहे थे। चुनाव हुए, सरप्राइजिंगली गठबंधन की सरकार फिर बनकर आई है, तो क्या इस बार के बजट में आप उसका कुछ असर देखेंगे, कुछ पॉलिसी वाइज कुछ बदलाव देखेंगे आप सरकार की तरफ से उनकी कमेंट्री में? हो गया है, वो गठबंधन की सरकार है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो आई थिंक दैट विल बी क्लोजली वॉच्ड कि कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कितने आई थिंक ऑलरेडी आई मीन थोड़ा तो होने ही वाला है। पहले जैसा नहीं होगा कि जो करना है करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, अब सबसे पूछ के करना पड़ेगा। सो आई थिंक थोड़ा स्लो रहेगा,
बट अल्टीमेटली आई होप the balance रहेगा अच्छा, and they'll find a good balance, perfect balance, and move forward. I think that's the biggest risk of any गठबंधन सरकार. So I think in that sense वो risk तो है. मार्केट गिरी थी पीछे जब गठबंधन इलेक्शंस के बाद थोड़ा एडजस्ट हुआ है जब, बट आई थिंक अब आगे जाके आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव. अभी 5 साल है एग्जीक्यूट करने, सो आई थिंक दे विल डू अ गुड जॉब. तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो कल देखेंगे बजट कैसा होगा, क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट कितना कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ और कितना प्रोग्रेसिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड है पूरा बजट. संतोष जी, अब देखिए आज का बड़ा इवेंट है, बजट तो आज सरकार पेश कर चुकी होगी, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो आपको क्या लगता है किन किन सेक्टर्स पर अभी नज़र रखनी चाहिए? बजट में तो जो अनाउंसमेंट होंगे सो होंगे, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय बाजारों को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी? किस किस सेक्टर पर आपका फोकस होगा? I think overall, जैसे US में भी, I think the industrial sector is very good. Materials, industrial sector is going to, I mean, overall the infrastructure layer is going to be very good. इंडिया में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चल रही है. तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के एडजेसेंट इंडस्ट्रीज जो है, आई थिंक ऑल दैट विल बी इम्पोर्टेंट एज वेल, लाइक द सीमेंट एंड द कंक्रीट एंड ऑल दैट, द इकोसिस्टम अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. और यूएस में भी वही हाल है, बहुत स्पेंडिंग हो रही है, फिस्कल स्पेंडिंग चल रही है हर जगह, ऑन शोरिंग चल रही है, तो फैक्ट्रीज बना रहे हैं सब कुछ. तो यहाँ पे भी द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, कमोडिटीज एंड अदर एरियाज. सो इंडिया में भी है, एंड देन यू हैव द फार्मास्यूटिकल एंड ऑल द अदर एरियाज. सो इंडिया भी, आई थिंक इट विल बी अ बैलेंस ग्रोथ. आई थिंक वहाँ पे तो, बट आई थिंक एग्रीकल्चर लाइक यू सेड वो भी इम्पोर्टेंट है इंडिया में, तो वहाँ भी काफ़ी स्पेंडिंग होने वाली है, रेलवेज. सो आई थिंक बेसिकली अपग्रेडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, स्पेंडिंग on that side will be important. So I think across the board, I think the focus will be on just enhancing the whole infrastructure. बुनियादी जो ढांचा है देश का, उसमें सुधार पर सरकार का फोकस रहेगा, और ये विदित भी है, पता भी है सबको. और देखते हैं कि कितना कैपेक्स वहां पर निकल के आता है. लेकिन चलिए, हमारे सारे के सारे सहयोगी आपके लिए तैयार हैं बजट के पहले पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए. हमारे साथ शरद हैं, आशीषा हैं, इसके अलावा हमारे साथ गौरव हैं, प्रकाश जुड़ गए हैं. हमारे रिपोर्टर्स एकदम तैनात हैं बजट से रिलेटेड बड़ी खबरें आपके लिए लेकर. अनुराग शाह हैं, सुमित चतुर्वेदी हैं, एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं हमारा इन हाउस पैनल है जो बजट डिकोड करने में आपकी मदद करेगा. लेकिन फोकस मेरी जो रहती है वो रहती है कि अच्छा, खबरें ही अल्टीमेटली मैटर करती हैं. तो स्टॉक्स न्यूज से शुरुआत कर लेंगे. शरद, आपके पास आएंगे सबसे पहले. बताइए, बजट से पहले आज खबरें कौन कौन सी आई हैं, कहां पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अर्निंग्स के बारे में बता देता हूँ. यहाँ पे कुछ अर्निंग्स भी आए थे, स्पेशली कैश सेगमेंट के. अगर अच्छे नतीजे की बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्पेंसर रिटेल, साइंट, डीएलएम, कोफोर्ज, सुजलॉन और जेंसा टेक, इन सारे स्टॉक्स के जो है नतीजे जून क्वार्टर के अच्छे आए हैं. वही अगर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो अलाइड ब्लेंडर्स और सिग्निटी आते हैं. वीक में एमआरपीएल और ग्रीन लैम है. खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें तो फेडरल बैंक फोकस में रहेगा. आरबीआई की अप्रूवल आ गई है केवीएस मानियन, जिनको एमडी और सीईओ के पद पे जो है अपॉइंट कर रहे हैं फेडरल बैंक. आरबीआई की अप्रूवल जो है आई है अगले 3 साल की. अब याद रखिए, केवीएस मानियन जो थे अर्लियर जॉइंट एमडी थे कोटक महिंद्रा बैंक के, तो इस स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखिएगा. सीएससी, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सारे डिस्कॉम्स फोकस में रहने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू कर दिया है जहाँ पे इन डिस्कॉम्स को इंसेंटिव्स मिलने वाला है पीएम सूर्या घर योजना को लेके. तो इस इंसेंटिव्स आपका सोलर रूफटॉप कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन के लिए रहेगा. तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है. ऑर्डर वाले ज़्यादा खबर है आज दिन के ट्रेड में. जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 600 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर आया है उनके सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और ये इंटरेस्टिंगली गुजरात के स्टेट में आया है. जी पावर में जो एनटीपीसी है जेवी के साथ, वहाँ पे उनको 350 करोड़ का ऑर्डर मिला है. ऑयल इंडिया और डॉल्फिन का करार हुआ है ऑयल ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे, और सेल का जो है 25 जुलाई को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेज कंसिडर करेंगे. आखिर में रेलटेल कॉर्प भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे इनको लगभग 190 करोड़ का ऑर्डर जो है रेलवे से आया है. ऑर्डर स्पेसिफिक जो है न्यूज़ फ्लो ज़्यादा आ रहे हैं.
और इम्पॉर्टेंटली फेडरल बैंक में जो है इम्पॉर्टेंट एमडी सीईओ की अपॉइंटमेंट है और कुछ चंद अर्निंग्स भी हैं आज जो दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। तो यही है आज अहम खबर जहां पे आज रिएक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखिए बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे आज ज़्यादा फोकस रहेगा। बजट रिलेटेड स्टॉक्स, बजट रिलेटेड जो भी थीम है उस पर फोकस रहेगा। और ख़ास तौर से जैसा कि हम हाईलाइट करके आपको बता रहे थे, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये ख़ास तौर से फोकस में रहेंगे। टेक्सटाइल स्पिनिंग वाले शेयर्स भी हम देख रहे हैं कि एक्शन में थे, उस पर फोकस करके चलिए। रेलवे यहां पर फोकस रहेगा। पीएसयू जो स्टॉक्स थे अच्छी रैली दिखाई है, उन पर फोकस रहेगा। वो आपके लिए हम एक एक करके लेकर आएंगे भी और आपके लिए कहां पर बाइंग के मौके बन रहे हैं, ट्रेड्स तो हम सुझाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके, थोड़ा सतर्क होके, आपकी सेफ्टी का ख्याल रख के हम सारे के सारे ट्रेड्स आपको बताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा सतर्क हो गया है बजट से पहले, और हम भी उसका ध्यान रखेंगे ताकि आप ट्रैप ना हो, आप फंसे ना। अब तक कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजट आ जाने दीजिए, फिर देखा जाए। रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, स्टॉक्स को लेकर, कंपनीज को लेकर, सेक्टर को लेकर? गौरव हमारे साथ है, तैयार हैं। गौरव बताइए कौन सी रिपोर्ट्स है, कहां पर फोकस होगा आज? जी हाँ, तो आज अगर हम रिपोर्ट्स की भी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक की, क्योंकि यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है जो मनियन का जो ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ एक अनसर्टनिटी जो थी वो भी हट चुकी है, एक ओवरहैंग जो है वो शेयर से हट चुका है। और आगे जाके उनका मानना ये भी है कि ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से कहीं पे भी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं होगा बैंक के लिए, और इसी के चलते एक बुलिश व्यू वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 250 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में आगे जाके हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसी के ऊपर एक बुलिश व्यू उनका बनते हुए देखने को मिल रहा है गेल की वजह से। अगली बात करते हैं एक्साइड पे, क्योंकि सिटी ने ही यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 630 रुपीज़ का किया है, क्योंकि यहाँ पे उनको इसे देखने को मिल रहा है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है आगे जाके उनको देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ एक इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है मिक्स में, जिसकी वजह से हमें अर्निंग्स में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंटम देखने को मिल सकता है एक्साइड के लिए। अगली बात करते हैं जेके सीमेंट की, जिसके रिजल्ट हमारे पास आ चुके थे, और अगर हम जेफरीज की माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4950 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर मिड कैप सेगमेंट में जो बात करें स्टॉक की, तो एक आउट परफॉर्मर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। आगे जाके एक्सपांशन जो है वो भी ऑन ट्रैक है स्टॉक के लिए, और इसी के चलते FY25 में हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम सेविंग्स में भी देखने को मिल सकता है और ग्रोथ में भी देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 6520 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रॉ मटेरियल प्राइसेज जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में ही थोड़ा नीचे जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। आगे जाके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने कट करके 6520 रुपीज़ का किया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। तो इन सब स्टॉक्स पे ब्रोकरेजेस की व्यू से एक नज़र बनी रहेगी, बट जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज के दिन में फोकस रहेगा जो कि बजट के ऊपर, जो भी स्टॉक्स है अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके ऊपर। ठीक है, बढ़िया है। कोटक बैंक से निकले मड़ियन साहब और रिपोर्ट भी कोटक सिक्योरिटीज की आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है। और लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये फेडरल बैंक का जो शेयर है वो चल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद थी इस खबर को लेकर और ये चला हुआ है, तो हो ये भी सकता है कि शायद सेल ऑन न्यूज हो जाए। नजर उस पर रहेगी, देखना होगा कि क्या किस तरह का एक्शन होता है, लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे ये फोकस में जरूर रहेंगे। बजाज फाइनेंस को भी लेकर रिपोर्ट आई है, 9000 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। तो ये इन तमाम रिपोर्ट्स पर भी अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे, लेकिन हमारे आज के एक्सपर्ट जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, सबसे बड़ी मदद आप ही करेंगे, अभी आपकी बात हम सुनेंगे बहुत ध्यान से। 24,500 का निफ्टी है, 24,800 के नीचे आकर तो बाजार तो बता रहा है कि नहीं मैं सतर्क हूं, और बाजार ये कह रहा था कि आप भी थोड़े सतर्क हो जाइए, पोजीशन थोड़ी लाइट रखिए। जतिन, ये बताइए कि बजट पेश होने से पहले की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप ट्रेडर्स को गाइड करेंगे, या फिर आपके दोस्त मित्र, आपके जो क्लाइंट्स आपसे पूछ रहे होंगे कल शाम से ही या फिर 2 दिन पहले से, उनको आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें गैप डाउन देखने मिला था, वहां पे 24,400 का जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था वो जाके रीटेस्ट हुआ है। एक अच्छी बात ये हुई कि हमें फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर डाउनसाइड की तरफ नहीं देखने मिला,
इनफैक्ट जो गैप डाउन हुआ वो उसके बाद हमें बाइंग इंटरेस्ट ही देखने मिला और निफ्टी ने कहीं न कहीं जो भी लॉसेस थे उसको मोस्टली रिकवर कर दिया था। माइनर नेगेटिव क्लोज था लेकिन आई थिंक गिवन दी गैप डाउन और जो हिसाब से रिकवरी आई है तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जब तक 24,360 जो अराउंड कल का लो है, तो वो जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। ऊपर में हमें लगता है कि इनिशियली जो हर्डल रहेगा वो अराउंड 24,700 और 24,750 रहेगा। तो कहीं न कहीं जो इनिशियल फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रुझान ही रहेगा। जैसे-जैसे न्यूज़ फ्लो आएगा उस हिसाब से निफ्टी भी अपना मूव्स दिखाएगा। लेकिन अगर जो मैं फर्स्ट हाफ यानी कि 11 बजे तक 12 बजे तक देखूँ तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। इसमें मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा 24,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। इनिशियली टारगेट्स रहेंगे 24,700 24,750। ओके, तो ये रणनीति आप अपना सकते हैं बाजार में 11 बजे तक के लिए स्ट्रैटेजी आपको बताइए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर पॉजिटिव रुझान दिख रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड लीजिए आज के लिए। 24,400 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 24,700 24,750 के लेवल्स को आप लेकर सकते हैं। लेकिन ये रणनीति 11 बजे तक के पहले की है। उसके बाद जैसे जैसे बजट अनाउंसमेंट होंगे फिर बाजार की चाल आगे हम देखेंगे, उस पर रिएक्शन मिलेगा। लेकिन ये रणनीति अभी के लिए निफ्टी पर। अब आगे बढ़ते हैं और 1 फरवरी को ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है इस बीच, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर और शेयरों पर ब्रोकरेज की राय भी निकल कर आई है और क्या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं ब्रोकरेज अलग अलग सेक्टर को लेकर, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले सिटी की बात करते हैं तो उनका मानना है कि बाजार में जो यूफोरिया दिखा है पिछले कुछ दिनों में, जून 4 के लोज से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। लेकिन अब उनका मानना है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। जून 2025 के लिए उन्होंने 24,400 का लक्ष्य दिया है, जो अभी के निफ्टी लेवल से देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है उन्हें। उनका मानना है कि बाजार बजट के बाद अगर गिरते हैं तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज की बात करें तो उन्होंने पीएसयू, यूटिलिटीज, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स और इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स पर अपनी ओवरवेट की राय दी है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, आईटी सर्विसेज और मेटल्स, इन सेक्टर्स पर अंडरवेट की राय दी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, उनका भी यही मानना है कि बाजार बजट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और आईटी, इन चारों सेक्टर पर उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। इसके अलावा जेफरीज की भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि अगर पर्सनल टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिलती है तो कई सारे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, जोमैटो, नायका, होनासा कंज्यूमर और कुछ स्टॉक्स जैसे भारती एयरटेल, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयरों को पर्सनल टैक्सेशन में रिलीफ से फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट सब्सिडी के रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। तो आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स और सनटेक रियल्टी, जो रियल एस्टेट सेक्टर से है, अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग रिलेटेड इंटरेस्ट सब्सिडी में कोई रिलीफ आता है तो इन शेयरों पर नजर रहेगी। इसके अलावा रूरल इंफ्रा और रूरल रिलेटेड स्कीम्स पर फोकस तो रहेगा ही। इसके चलते टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम और एचयूएल, इन चारों शेयरों को फायदा हो सकता है। और टोबैको टैक्सेशन में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इम्पैक्ट आता है तो आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयरों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा नुवामा की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि रूरल हाउसिंग, रूरल इंफ्रा पर कंपनी का, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और इसीलिए उनका मानना है कि कंजम्पशन पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स पर और आईटी और फार्मा जैसे शेयरों पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सभी ब्रोकरेज हाउसेस का ऐसा मानना है कि बाजार की बात करें तो बजट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल रूरल इंफ्रा, रूरल कंजम्पशन पर इस बजट की नज़र रहेगी।
बिल्कुल, तो रूरल इंफ्रा, रूरल कंजम्पशन पर फोकस रहेगा, ये मानना है तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट का, और थोड़ा कंसोलिडेशन बाजार में देखने को मिल सकता है। ये हमने आपको एनालिसिस बताया सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट का, बजट के पहले का। बजट जब आएगा तो उसके बाद कुछ और भी व्यूज यहाँ पर आएंगे, तमाम दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वापस से देखने को मिलेंगी, तो तब क्या व्यूज बनते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बजट 2024 ग्रोथ की उड़ान हमारी महा कवरेज शुरू हो चुकी है, और बजट से पहले आपको हम पूरी तरह से गाइड करेंगे कि बजट में क्या कुछ आ सकता है, और आपकी बाजार में अगर पोजीशन है तो आपको क्या करना है और किस तरह से आपको ट्रेड करके पैसे कमाने हैं। लेकिन अपने सारे के सारे हमारे सहयोगी, हमारे जो संवाददाता हैं, उनको जोड़ लेते हैं, ग्राउंड से आपके लिए तैयार हैं वो। और इस बार जो बजट में जो फोकस होगा, कहीं ना कहीं डिफेंस फोकस में होगा, शिपिंग फोकस में होगा, हाउसिंग इंडस्ट्री भी फोकस में रहेगी, गांव, किसान, ये तो फोकस में रहेगा ही, रेलवे पर भी फोकस में रहेगा। तो हमारे सारे के सारे हमारे सहयोगी तैयार हैं, और एक बार उनको लेकर आइए, एक बार उनके दर्शन भी करा देते हैं और उनसे हम मुखातिब होंगे, उनके पास फिर हम जाएंगे। तो प्रकाश तैयार हैं, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं, अनुराग शाह हमारे साथ हैं, सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये सभी का आप देखिए स्वागत भी कर लेते हैं सबका। लेकिन सबसे पहले प्रकाश के पास जाएंगे। प्रकाश, ये बताइए, देखिए सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है ना हर बार की तरह बजट में, वो होती हैं टैक्स पेयर्स को, और काफी लंबा अरसा बीत गया जब कुछ टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास हुआ नहीं है। क्या इस बजट में सरकार रिलीफ देगी? क्या एक्सक्लूसिव खबर आपके पास है, बताइए। देखिए, इनकम टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार डायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव करेगी, और ये कई तरीकों से किया जा सकता है, और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने से संबंधित जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर आप इनकम की बात करें, उसको इस वक्त 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है, जो कि इस वक्त 50,000 रुपए है, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो ओवरऑल टैक्स एग्जेम्पशन है, अगर आप इनकम की बात करें, हर तरह के एग्जेम्पशन को इंक्लूड करते हुए, जो कि इस वक्त करीब 7,26,000 रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 9 से 9.5 लाख रुपए किया जा सकता है सालाना आधार पर। ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ न्यू टैक्स रेजिम के तहत एक न्यू टैक्स स्लैब को इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। तो ये जानकारियां हमें मिल रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए सरकार इसकी घोषणा करेगी, और प्रधानमंत्री ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए तमाम पॉसिबल स्टेप्स जो है वो उठा सकती है। जी ठीक है, मिडिल क्लास को राहत देने को लेकर सरकार तमाम कदम उठा सकती है, लेकिन रेलवे का बजट अब बजट के साथ ही जरूर आता है, पहले अलग से आता था, लेकिन रेलवे को लेकर मोदी सरकार में बहुत कुछ हुआ है। इस बार क्या होगा, बजट में क्या कुछ ऐलान होंगे, इस पर एक बड़े एक्सक्लूसिव लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हुए हैं। समीर, बताइए, रेलवे को क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे? सरकार का पूरा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और आगे बढ़ाने पर है, और इसकी झलक आगामी बजट में आप रेलवे सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान के रूप में देख भी सकते हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। लेकिन फोकस एरिया क्या होगा? सबसे पहला फोकस एरिया होगा अमृत भारत ट्रेन, यानी कि जन साधारण ट्रेन। रेलवे का लक्ष्य यह है कि मौजूदा साल में 25 अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएं, जो कि ज्यादातर नॉन एसी कोच आधारित ट्रेन होती हैं और जिनकी डिमांड भी ज्यादा है। तो ये 25 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें तो फिलहाल पटरी पर चल रही है। लक्ष्य जो है वो काफी ऊंचा है, और 25 को पूरा करने के लिए सरकार जोर देगी। लॉन्ग टर्म विजन यह है कि 5 से 7 सालों में 250 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ाई जाए। अमृत भारत ट्रेन के अलावा वंदे भारत ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन पर भी सरकार का फोकस है। तो देश की पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन बहुत जल्द शुरू हो पाएगा, संभवतः 15 अगस्त इसी साल से शुरू हो जाएगा। और पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन के बाद में सरकार की कोशिश होगी कि तकरीबन आधा दर्जन ट्रेन जो है वो इसी साल लॉन्ग रूट जर्नी के लिए चलाई जा सके। वंदे मेट्रो ट्रेन, जो कि एक विशेष ट्रेन डिजाइन की गई है इंटरसिटी ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने के लिए, 150 से 180 किलोमीटर के दूरी वाले शहरों के लिए। तो वंदे मेट्रो का भी ट्रायल बहुत जल्द होगा, और इस साल कोशिश ये होगी कि कम से कम 5-6 वंदे मेट्रो
ट्रेन चलाई जा सके। और इसके साथ ही साथ चूंकि जनसाधारण ट्रेनों पर फोकस है तो 10,000 नॉन एसी कोचेस के प्रोडक्शन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकार फ्रेट यानी कि माल ढुलाई में भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है और उसके लिए एक नए डिजिटल माध्यम का सहारा लेगी और वो होगा IRCTC का सुपर ऐप। इस एक सुपर ऐप के जरिए रेलवे की कोशिश ये होगी कि जो नए संभावित कस्टमर हो सकते हैं रेलवे के, जैसे ई कॉमर्स एंटिटीज या फिर जो पार्सल सेगमेंट में है, उनको वो आकर्षित कर पाए और उसके जरिए जो फ्रेट रेवेन्यू है वो इस साल तकरीबन 15 से 20% वो पिछले साल की तुलना में बढ़ा पाए। तो ये कुछ बड़े या लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रही है सरकार। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो रहेगी वो ये है कि देश में ज्यादातर हाई स्पीड कॉरिडोर्स डेवलप करने के लिए भी सरकार अपना फोकस बनाए हुए है और इसके जरिए रेलवे कोशिश ये कर रही है कि जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो समय कम लगे, एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके और इससे लॉजिस्टिक्स में भी काफी हद तक उसमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो रेलवे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आज। सूत्रों के हवाले से कुछ खबर निकल कर आ रही है जो समीर अभी आपको बता रहे थे। कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। कवच सिस्टम आएगा 4,500 किलोमीटर का और इसके अलावा नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की भी घोषणा हो सकती है। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट। और उसके पहले हमने देखा कि रेलवे शेयरों में शानदार तेजी, एक रन अप भी देखा जा चुका है। चलिए अब बाजार में कुछ और भी एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ शिवांगी शारदा जुड़ चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल से और विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट से सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और शिवांगी, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम रेलवे स्टॉक्स पर क्योंकि चर्चा कर रहे थे, आपसे भी समझना चाहेंगे, ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप दिखा चुके हैं। आज रेलवे स्टॉक्स से रिलेटेड अगर स्ट्रैटेजी अपनानी हो तो क्या करना चाहिए? क्या बाजार की शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद अनाउंसमेंट पे नजर रहेगी? क्या रणनीति अपनाएं रेलवे शेयरों से जुड़ी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली जब भी रेलवे के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट आया है उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिले हैं और एक अच्छी खासी रैली भी हमने देखी है पिछले 2 हफ्तों से चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में, जैसे RVNL हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं, बट जो बजट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स पूरे बाजार में उसका इम्पैक्ट रहेगा, कैपिटल गेन्स का जो भी इम्पैक्ट रहेगा। तो बाजार अगर वहाँ होल्ड करता है तो वहाँ पे हम रेलवे स्टॉक्स को वहाँ एक्यूमुलेट करने की गुंजाइश कर सकते हैं, पर थोड़े बहुत कंसोलिडेशन की जरूर संभावना है फॉर द नेक्स्ट रैली। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। चाहिए तो अगर आप ऑलरेडी एक रनअप देख चुके हैं, आपकी होल्डिंग पहले की है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक कर ले। और आज तो यही रणनीति अपनाएं कि शुरुआत में स्टॉप लॉसेस का ध्यान अपने ज़रूर रखें, प्रॉफिट बचाने की कोशिश करें शुरुआती सेशन में। हमारे साथ पैनल पर टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद है। सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवानी भी हमारे साथ मौजूद है। तो पहले अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आज कमाई के मौके वो कहाँ पर देख रहे हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आज आप ट्रेड के मौके? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो देखिए, बजट से जैसे भी एक्सपेक्टेशन सबसे है, हर एक अपना एक सेक्टर चूज करता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है फाइनेंस। तो हमारा ध्यान रहेगा जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, जो फंड प्रोवाइडिंग कंपनीज है, तो 2 कंपनीज पे फोकस रहेगा। एक है नॉन बैंकिंग और एक है बैंकिंग। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा इरेडा का। देखिए, रिसेंटली काफी अच्छा मूव मिला है और आप देखेंगे तो पिछले 5 सेशन से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 230 का और टारगेट जो रहेगा वो करीबन रहेगा 350, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25% फ्रॉम द अपसाइड। तो यहाँ पे आप अपना होल्डिंग जो पीरियड है वो करीबन 3-6 महीने का रखिए। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा SBI। देखिए, सबसे मेन बैंक है PSU का। अगर कोई भी बजट में अनाउंसमेंट आ रही है तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा वो यही मिलेगा। तो SBI पे फोकस कीजिए। 870 करंट मार्केट प्राइस है, 820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1030 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, ये शेयर सुमित जी की तरफ से इरडा को खरीदने की सलाह है। 350 रुपये के लक्ष्य इरडा ने लगातार रिकॉर्ड बनाए हैं। एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर से वहां पर हमने देखा कि रुझान बढ़ा और उसके बाद अब ये शेयर 270 रुपये के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है।
लेकिन 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने के बाद इस बजट तक बाजार ने किस तरह की चाल दिखाई है, कौन से शेयर चले हैं तेज रफ्तार से और कहां पर हमने थोड़ी सी कमजोरी देखी है, ये भी जान लेते हैं। शरद हमारे साथ हैं पूरा के पूरा डेटा क्रंचिंग कर आपके लिए। शरद बताइए, कहां पर बड़ी वाली तेजी हुई है, कहां पर थोड़ी सी चाल सुस्त रही है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स निफ्टी की बात करें तो 13% भागा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस ले लीजिए, ये तो और ज़्यादा इंप्रूव की है, ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ है। सेक्टरली स्पीकिंग ऑटो और पीएसयू सेगमेंट्स है, यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट्स देखने मिली है। हम देख सकते हैं बोर्ड में प्रोड्यूसर साहब ने नंबर्स दिखाइए तो आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टीन्स में बात करें तो पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा, एनर्जी, ये भी जो है एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ देखने मिली है इन स्टॉक्स में। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, जो निफ्टी वाले कौन से स्टॉक है उसमें M&M आता है सामने, लगभग 60% ऊपर था, उसके ऊपर था। मिड कैप की बात करें तो ऑफकोर्स मजगांव डॉक, RVNL, ऑयल इंडिया, इन स्टॉक्स पे अगर आंकड़ों की बात करें तो 100% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिला है। और स्मॉल कैप में भी कोचिन शिपयार्ड और हुडको इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पे लगभग 90% हुडको का आया है और कोचिन शिपयार्ड का तो लगभग 200% का ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिला है। NSE 500 में भी अगर हम बात करें तो लार्जली डिफेंस और शिपयार्ड दोनों मिला के जो स्टॉक्स आ रहे हैं वही फोकस में रहेंगे। मजगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, इनमें रनअप तो बहुत देखी गई है। एक्सपेक्टेशन भी बजट में कि कुछ अनाउंसमेंट जो इंटरिम बजट में आए थे उसको शायद वो कंटिन्यू करे या कुछ और एडिशन हो, बट ऑफकोर्स आगे जाते हुए वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे इन स्टॉक्स पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंकड़े आपके लिए। शिवांगी के पास एक बार फिर से चलेंगे। शिवांगी, जरा एक काम कीजिए, आप अपने स्टॉक्स भी बता दीजिए, कहां पर आप फोकस करके चल रही हैं, क्या आप ट्रेड करने की सलाह दे रही हैं, और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि कहीं ना कहीं एफएनओ ट्रेड को डिस्करेज करने को लेकर कुछ टैक्सेशन में शायद बदलाव हो सकते हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है? आप जरा अपनी कम्युनिटी के हिसाब से जरा बताइए, क्या कुछ आप मान के चल रहे हैं, किस बात का डर है आपको? जी बिल्कुल अभिषेक जी, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, बट साथ ही कुछ अनाउंसमेंट्स कैपिटल गेन की तरफ भी एक्सपेक्टेड है। तो कुल मिला के ऑफ कोर्स जो भी अनाउंसमेंट होगा डेरिवेटिव मार्केट के, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें या टैक्सेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखते हुए ही होगा कि ग्रोथ ऑफ द कंट्री जो है वो मेन मुद्दा है पूरे बजट का, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो ये भी हमें समझना है कि जो भी होगा जनहित में ही होगा, बट ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स है, कुछ सेक्टर्स है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे ऑटो हो गया, ऑटो सेक्टर जो है वो पिछले पूरे रैली में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ से भी एक नई स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन के बाद बनते हुए दिख रही है। फिर कुछ कंजम्पशन रिलेटेड नाम है जो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। थोड़े बहुत जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन या सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स पे भी है। तो यहाँ पे मेरा पहला पिक जो रहेगा वो है ग्रासिम पे। स्टॉक में हमने देखा है कि काफी एक रिट्रेस करने के बाद वापस एक पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बना है। अगर हम इसका लंबे अवधि का चार्ट भी देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस यहाँ पे कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके देखे गए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 2950 नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2750 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कंजम्पशन थीम में से टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे भी हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और फॉलो अप काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है। जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है इसका काफी पॉजिटिव है। ग्रोथ इस स्टॉक में जो है काफी अच्छी नजर से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 1180 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, टाटा कंज्यूमर और ग्रासिम ये दो शेयर हैं शिवांगी के रडार पर। लेकिन एक काम कर लेते हैं, ये भी जान लेते हैं, चूंकि बजट के अराउंड ना वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो पिछले 9 बजट के आंकड़े लेकर अंश तैयार हैं। अंश बताइए, कितनी वॉलेटिलिटी होती है बजट के दिन?
वॉलिटिलिटी देखें तो जब भी एक्चुअली वॉलिटिलिटी का नाम आता है ट्रेडर्स के मन में सबसे पहले वॉलिटिलिटी ही आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज बेसिस पे देखें लास्ट कुछ 4-5 बजट का देखा जाए तो निफ्टी में ही कुछ करीबन 2.93% का ऑन एन एवरेज हमें मूव दिखा है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5% का मूव दिखा है, तो वॉलिटिलिटी काफ़ी रहती है मार्केट में। हाईएस्ट वॉलिटिलिटी की बात करें तो 2021 में देखा गया था जब निफ्टी ने करीबन 5% का मूव दिया था, डेज लो से डेज हाई तक देखा जाए तो। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे तो 7.8% का देखा गया था। अभी हाल ही में जो इंटरिम बजट था वहाँ पे थोड़ा कम मूव था, क्योंकि वहाँ पे कुछ खास इंपैक्टफुल अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन आज इंपैक्टफुल अनाउंसमेंट हो सकता, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी और बढ़ने की आशंका की जा सकती है। एक और बात, अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंपेयर किया जाए तो निफ्टी बैंक यूजुअली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिएक्शन देता, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आज जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंट्राडे ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस टाइट रखे, क्योंकि कोई भी मूव बहुत ही एक शार्प स्पाइक आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए चलिएगा बाजार में। लेकिन अब चलिए इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन